चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएं ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस थंबनेल पर और आपकी जो क्लास शेड्यूलिंग हुई है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं और आज हमारी जो क्लास है वो परिचय की क्लास होने वाली है ना। इसके अंतर्गत मैं आपको बेसिक सी बातें बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी जा सकती है, देखी जा सकती है और कहां कहां से आपकी एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं और हम इस कक्षा की शुरुआत कर सकते हैं फिर, है ना। मैं यहां पर देख पा रहा हूं मेरे साथ में तमाम साथी जुड़े हुए हैं और अगर मैं एक आध नाम लेना चाहूं तो गोलू, दीपिका, मोहित पाल, विभा, मिथिलेश, काजल, करण, सचिन, स्वाति, है ना, गौरव, विनीत, शशि, स्वाति, मीनाक्षी, तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं धीरे धीरे सबके नाम लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन है ना, मेरी भी एक सीमा है। तो सीमा तो खैर हैदर की है, लेकिन ठीक है है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, मैं आप सभी से बातचीत करूंगा, चिंता मत करो आप, है ना, आराम से होले होले। पर पहले मैं आपको अपना परिचय तो दे दूं कि मैं हूं कौन और किस गोले से आया हूं और मैं क्यों आया हूं ये सब बताना पड़ेगा ना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये क्लास जो होने वाली है वो यूपीएसआई के लिए भी होने वाली है और यूपी पुलिस के लिए भी होने वाली है। तो विनायक 2.0 बैच मेरे जीवन का सबसे पहला ऑनलाइन बैच था। विनायक बैच, मां कसम मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन पहला प्रयास वास्तव में जबरदस्त होता है, वैसे ही वो बैच भी जबरदस्त रहा। और विनायक बैच में मैंने पहली बार आपको पढ़ाया था, मुझे अच्छा लगा पढ़ा के। फिर एक बैच लेकर के आए थे यूपी पुलिस के लिए मेरे साथियों, वर्दी बैच और ये सब पता नहीं कौन कौन से बैच थे, है ना। एक बैच अभी आया है आपका दीवानजी बैच। इस दीवानजी बैच में भी इकोनॉमिक्स में ही पढ़ाऊंगा और आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो इंट्रोडक्शन को लेकर के होने वाली। तो मैं इंट्रोडक्शन दरअसल आपको पढ़ाऊंगा कि क्या चीज है इंट्रोडक्शन, कैसे होता है, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे चीजों को समझना है, कैसे देखना है, वो सब चीजें, है ना। तो सबसे पहले मैं कक्षा की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को मेरा परिचय करवा देता हूं। मेरा नाम विनय कुमार है और मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला हूं, महाकाल की नगरी का रहने वाला हूं और मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मैं जीरो से लेकर के पढ़ाऊंगा और हीरो तक आपको बनाऊंगा। तो चिंता मत करिएगा, अगर आपको आज तक इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आया है तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपको साथ लेकर के चलूंगा, मैं आपको साथ हाथ पकड़ के आपका चलूंगा और आपके एग्जाम में जहां जहां से भी सवाल आए हुए हैं उन सभी सवालों को भी मैं शामिल करूंगा कि कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में आए हुए, किस तरीके से पूछे गए, इनका क्या आंसर हो सकता है और कैसे हमें पढ़ना है। तो आप मेरे साथ लगभग 30-32 क्लास का यह सफर पूरा करोगे और मैं जीरो से लगा करके बहुत गहराई तक भी जाऊंगा और आपको डुबकी लगाता हुआ इकोनॉमिक्स को आसान बनाता हुआ चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के अब हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। मैं सबसे पहले सिलेबस की चर्चा करता हूं कि सिलेबस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप मेरे साथ में नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब मैं कोई चीज समझाऊं तो प्लीज आप ध्यान रखना कि आप पूरा का पूरा फोकस मेरी तरफ कर दे, तब पेन पेपर सब नीचे रख देना। तो मैं पाठ्यक्रम या सिलेबस के बारे में बातचीत करता हूं कि इस पाठ्यक्रम में या इस सिलेबस में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, किन किन चीजों के बारे में बेसिकली हमें पढ़ना है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि पढ़ना हमें क्या क्या है। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है हमारा। तो यूपी पुलिस और यूपीएसआई में ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि यूपीएसआई का लेवल यूपी पुलिस से ज्यादा है। ज्यादा किस सेंस में? थोड़ा गहराई में जाने के सेंस में। पर चूंकि ये दोनों के लिए कंबाइंड क्लास है तो आप चिंता मत करिएगा, मैं आप लोगों के लिए उसी स्तर यूपीएसआई के स्तर का ही पढ़ाऊंगा ताकि यूपी पुलिस का भी काम हो जाए और दोनों आप अच्छे से पूर्ति कर सकें। ठीक है,
तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, कैसे पढ़ाने वाला हूं, आप आज की क्लास में मुझे केवल जान लो। जो लोग नए हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते, वो मुझे समझो आज की क्लास में कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, मैं कैसे चीजों को कंप्लीट करवाता हूं। मैं लिखवा लिखवा के ही पढ़ाऊंगा, हाथ से ही पढ़ाऊंगा। पीडीएफ का उपयोग न के बराबर करूंगा, जहां जरूरी होगा वहीं करूंगा। ठीक है, तो सिलेबस में सबसे पहला पार्ट जो कि आज का हमारा पार्ट है भी सही, और वो रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? परिचय। तो मैं इंट्रोडक्शन वाले चीजों को यहां पर डिस्कशन करते हुए चलूंगा। तो आज की जो क्लास है वो हमारी परिचय की क्लास होगी, और इसमें परिचय दरअसल मेरा और आपका होगा। परिचय इस विषय का होगा, इस सब्जेक्ट का भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो कैसा सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है, वो सब बात है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है। तो इंट्रोडक्शन मैं आपको कराने वाला हूं। तो आज की ये पूरी क्लास इंट्रोडक्शन को ही समर्पित रहेगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आएगा ये क्लास करते हुए। मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा, इस बात की मैं श्योरिटी रखता हूं। इंट्रोडक्शन हमें करना है, इसके अलावा फिर हम क्या पढ़ेंगे? तो इंट्रोडक्शन के अलावा हम पढ़ेंगे मेरे साथियों आर्थिक क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक सेक्टर भी आप इसे कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं, उनके बारे में क्या क्या बातें हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जब ये आर्थिक क्षेत्र हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था के प्रकार। सब लोग लिखते चलेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो इकोनॉमिक कितने टाइप्स की होती है? आपने सुना होगा ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, है ना, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ऐसे सवाल आपने देखे होंगे ना। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अर्थव्यवस्था के प्रकार, ये तो भाई हमें पढ़ना ही पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे मेरे साथियों मुद्रा के बाजार, या मुद्रा के बारे में। मुद्रा का मतलब होता है मनी, मनी। और मुद्रा में हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे, जैसे 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, कौन कौन से नोट के ऊपर किस किस की आकृति होती है ना, उनका शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, कहां पर वो मुद्रा प्रिंट की जाती है, सिक्के कहां पर ढाले जाते हैं, कॉइन मिंट्स कहां कहां हैं, है ना, कितनी भाषाएं हैं, ये सब बातें हम लोग यहां पर करने की कोशिश करेंगे। तो मुद्रा यानी कि मनी वाला टॉपिक हम यहां पर पढ़ेंगे। मुद्रा में बहुत सारे टॉपिक आएंगे, और मुद्रा जब हम पढ़ेंगे तो मेरे साथियों हम एक और चीज पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे विमुद्रीकरण। यहां से यूपी पुलिस में बहुत सारे सवाल आए हैं। विमुद्रीकरण का मतलब होता है नोटबंदी। क्या बोलते हैं इसे? नोटबंदी। और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डीमोनिटाइजेशन। क्या बोल देते हैं इसे? डीमोनिटाइजेशन। तो डीमोनिटाइजेशन के बारे में भी हम यहां पर पढ़ेंगे, ये विमुद्रीकरण क्या होता है। और विमुद्रीकरण के बाद में हम पढ़ेंगे मेरे साथियों अवमूल्यन। अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन, मुद्रा के मूल्य में गिरावट होना। अवमूल्यन मेरे साथियों, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये मुद्रा वाला टॉपिक कुछ मैं इस तरीके से आपका कंप्लीट कराऊंगा। ओके, कोई दिक्कत? है ना। तो अवमूल्यन के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अवमूल्यन के बारे में। जब हमारा अवमूल्यन कंप्लीट हो जाएगा ना मेरे दोस्त, तब हम बैंकिंग की ओर आएंगे। बैंकिंग, बैंकिंग के पास में तब आएंगे हम। और बैंकिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, मतलब बड़ा इन द सेंस ऐसा कि बैंकिंग में हमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है। एक तो आरबीआई पढ़ना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई अपने
आप में एक बड़ा टॉपिक है मेरे साथियों, आरबीआई के कार्य भी हम देखेंगे, आरबीआई क्या क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो कमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक मेरे साथियों, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर के ना हमें बैंकिंग को पढ़ने में समय लगेगा, क्योंकि बैंकिंग से संबंधित आपकी एग्जाम में सवाल आए हैं और आने की संभावना आगे भी है। तो बैंकिंग वाला टॉपिक हम यहां पर अच्छे से करने वाले हैं थोड़ा सा। अब बैंकिंग जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब हम किसकी शुरुआत करेंगे पता है आपको? तब हम शुरुआत करेंगे मेरे साथियों, जब बैंकिंग आपका, बैंकिंग में वो नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, ये सब बैंकों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर दिल्ली पुलिस के लिए क्लास ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं ना दिल्ली पुलिस के लिए। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस टाइम को मत देखो कि ये 5:45 हो रहा है ना, फिर लिख रहे हो रिकॉर्डेड क्लास है क्या, है ना, छोड़ो इसको, चलो इधर आओ अगला पढ़ेंगे मेरे साथियों, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, और आर्थिक नियोजन को हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं कि भारत के अंदर प्लानिंग क्यों बनाई जाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना, इसके बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। जब इकोनॉमिक प्लानिंग हम पढ़ेंगे तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम पंचवर्षीय योजना के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है 5 ईयर प्लान। आपको पता है देश में मेरे साथियों पहली पंचवर्षीय योजना से लगा करके कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ाई है। फिर हम पढ़ेंगे मेरे साथियों आयोग। आयोग का मतलब होता है कमीशन। जैसे मैं बात करूं नीति आयोग, जैसे मैं बात करूं योजना आयोग, है ना, तो नीति आयोग आपका हो गया, योजना आयोग आपका हो गया, इसके अलावा वित्त आयोग आपका हो गया, फाइनेंस कमीशन, इसके अलावा एनडीसी हो गया, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, तो ये आयोग हम पढ़ेंगे। जब ये हम पढ़ लेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे मेरे साथियों बजट। बजट, और बजट के बाद में फिर हम खेलेंगे जीएसटी के बारे में, या करारोपण भी आप इसे कह सकते हैं, टैक्सेशन, है ना, क्या बोलते हैं इसे, टैक्सेशन के नाम से आप इसे जानते हैं, टैक्सेशन। और इसी में जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब चीजें क्या होती है वो सब इसी में हम पढ़ेंगे, है ना। तो करारोपण हो गया। फिर हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के नाम से आप इसे जानते हैं, राष्ट्रीय आय। जब राष्ट्रीय आय हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हमें मेरे साथियों और भी चीजें देखने को मिलेगी। अगला याद रखना, राष्ट्रीय आय वाला पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे पूंजी बाजार। क्या पढ़ेंगे, पूंजी बाजार। और पूंजी बाजार का मतलब होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट या इसी को शेयर मार्केट भी आप इसे कह देते हैं ना। तो पूंजी बाजार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पूंजी बाजार क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर मेरे साथियों एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, और वो देखने को मिलेगा जनगणना। जनगणना, सेंसस। ये जनगणना होगी दरअसल 2011 की।
इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। ओके, कोई टॉपिक है जो मैं यहां पर भूल चुका हूं? हाँ, गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी, पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो गरीबी और बेरोजगारी, क्या बोलते हैं? गरीबी और बेरोजगारी, पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी, ये भी हम यहां पर पढ़ेंगे। आ गई बात समझ में? ये भी हम यहां पर पढ़ेंगे मेरे दोस्त। इसके अलावा कुछ और टॉपिक है हमारे पास में जिनको हम डिस्कशन करेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे एक टॉपिक है हमारा भुगतान संतुलन, बीओपी। क्या लिखेंगे? भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन। इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको हम बोलते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं, भुगतान संतुलन। एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको मेरे साथियों, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की थी ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण है ना, ये सब मेरे साथियों, ये हम सब पढ़ाएंगे आपको। इसके अलावा एक टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूं मेरे साथियों, उद्योग। उद्योग का मतलब होता है इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। उद्योग के अलावा मैं एक चीज पढ़ाने वाला हूं, कृषि, एग्रीकल्चर। भाई विशेष रूप से इसमें कृषि क्रांतियां मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कि कृषि क्रांतियां कौन कौन सी होती है, और जो भी बचा हुआ पार्ट है मैं उसको विविध में करवा लूंगा। अगर मुझसे कोई और पार्ट छूट गया होगा तो मैं उसको विविध में, मिसलेनियस वाले पार्ट में आपको करवा दूंगा। ओके, तो ये हमारी रूपरेखा रहेगी। और अगर आप मुझसे कहें कि सर कितने दिन का सिलेबस है, तो मेरे दोस्त ईमानदारी की बात कहूं मैं, तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो 35 क्लासेस लगभग लगभग आपको लेनी चाहिए। इनकी 35 क्लासेस के आसपास मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर मुद्रास्फीति कहां पर पढ़ाएंगे? ये मुद्रा वाला जो टॉपिक है ना, मुद्रा, इसी में मैं मुद्रास्फीति भी पढ़ाऊंगा। तो मुद्रा एवं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन आप इसे कह देते हैं, इसके बारे में मैं यहां पर डिस्कस आपसे करवाऊंगा। और जिस दिन मैं आपको बोलूं कि आज मेरी आखिरी क्लास है, उस दिन आप इस टॉपिक्स को मिला लेना अपनी किताब, अपनी कॉपी में, या अपने मेरे साथियों बैंक, आपके जो बैच है जहां पर आप बैठे हुए हो, डेस्क है, वहां पर इसको लगा लेना। तो लगभग ये 35 से 38 क्लास या 40 क्लास तक जाएगा सिलेबस आपका। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो इसमें कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो छूट चुका हो मुझसे, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। है ना, बहुत बढ़िया। कृषि, उद्योग, सारे चैप्टर इसी के अंतर्गत आएंगे, बजट, राष्ट्रीय आय योजना आयोग, वित्त आयोग, ये सब। तो अब हम शुरुआत करते हैं मेरे साथियों परिचय की। और आइए जरा अब हम परिचय के बारे में डिस्कशन करते हैं कि परिचय में हमें क्या क्या पढ़ना है। करें शुरू? बिल्कुल, चलो आगे बात करते हैं मेरे साथियों। तो मैं हेडिंग डालता हूं परिचय, और परिचय में मैं सबसे पहले एक शब्द से परिचय आपका कराना चाहता हूं, और वो शब्द है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, आपको पता है अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में हम किस नाम से जानते हैं? इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। इसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अर्थशास्त्र को हम किस नाम से जानते हैं? इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र एक रचना है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है। जल्दी से मुझे बताओ, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ भाई, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? मैं आपसे बताना चाहता हूं, जीएसटी करारोपण में करा दूंगा, है ना। अखिल कह रहे क्लास रिकॉर्डेड है, बस यही तो बुरा लगता है एक टीचर को, है ना। 5:53 बता रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूं। ओके, कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? किताब है ये एक, बता सकते हैं किसके द्वारा लिखी गई है?
कौटिल्य कौटिल्य कौटिल्य, बहुत बढ़िया, शानदार। तो अर्थशास्त्र एक रचना है, अर्थशास्त्र एक रचना है मेरे साथियों, और ये रचना मतलब एक किताब है। और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। ये किताब के रचनाकार कौन है? कौटिल्य है, कौटिल्य। आपको मैं बताते चलूं कि अर्थशास्त्र किताब जो है ना, इसको लिखा है कौटिल्य ने, और कौटिल्य को ही चाणक्य भी बोलते हैं, कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? तो कौटिल्य को हम चाणक्य भी बोल देते हैं, इसी को हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ओके। और ये जो किताब है ना, ये किताब मेरे साथियों किससे संबंधित है? तो ये राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है, पॉलिटिकल साइंस की ये बुक है। तो राजनीति की पुस्तक है, राजनीति की पुस्तक है मेरे साथियों, इसका संबंध इकोनॉमिक्स से कुछ भी नहीं है ना? तो ये अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अर्थशास्त्र एक विषय भी है, अर्थशास्त्र एक विषय भी है, एज अ सब्जेक्ट भी है मेरे साथियों। अर्थशास्त्र एक विषय भी है। अगर किसी ने, जैसे आप लोग विषय लेते हैं ना 11th 12th में, आर्ट्स, कॉमर्स, या फिर मेरे दोस्त मैथ्स ले लेते हैं, बहुत सारे लोग बायो ले लेते हैं, है ना? तो एज अ सब्जेक्ट मेरे साथियों, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट भी है। अगर आपने आर्ट विषय लिया होगा तो आपको यह विषय पढ़ने को मिला होगा, सब्जेक्ट। जैसे इतिहास के पिता है, भूगोल के पिता है, पॉलिटी के पिता है, वैसे ही मेरे दोस्त मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इसके भी पिता है, अर्थशास्त्र के, इसके भी जनक है। वो कौन जनक है? तो याद रखना, इस विषय के पिता कौन है, इसके जनक कौन है। तो मैं आपको सिंपल से शब्दों में यह बताना चाह रहा हूं, सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक मेरे लाडलो, कि अर्थशास्त्र जो है ना, इसके जनक कौन है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो याद रखना इसके जनक कौन है। तो इसके पिता कौन है मेरे दोस्त? इसके जनक या इसके फादर कौन है? तो अर्थशास्त्र इस पुस्तक के जो जनक है, उनका नाम है मेरे साथियों एडम स्मिथ। क्या नाम है उनका? एडम स्मिथ नाम है। तो इसके जो जनक है ना, उनका नाम क्या है? एडम स्मिथ नाम है, एडम स्मिथ। तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो याद रखना एडम स्मिथ फादर है इकोनॉमिक्स के। एडम स्मिथ, ये कहां के रहने वाले हैं एडम स्मिथ? तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये कहां के रहने वाले हैं, तो ये स्कॉटलैंड के निवासी है। कहां के रहने वाले? ये स्कॉटलैंड के निवासी है, स्कॉटलैंड निवासी है मेरे दोस्त, ये स्कॉटलैंड के ये निवासी हैं, याद रखना है। और इनकी एक पुस्तक भी है मेरे साथियों, जो 1776 में पब्लिश हुई थी, और उस पुस्तक का नाम क्या है पता है? वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस, आप इनकी किताब का नाम है, जरूर याद रखना। वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी पुस्तक का नाम है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताओ एडम स्मिथ जी की पुस्तक का नाम क्या है, तो क्या जवाब दोगे? दूसरे का मुंह तो नहीं देखोगे ना उस समय। तो याद रखना मेरे साथियों, इनकी पुस्तक का नाम है, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम कौन सा है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी पुस्तक का नाम है। क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशंस। ये कब पब्लिश की गई? तो 1776 में पब्लिश की गई। कब पब्लिश की गई थी मेरे साथियों? 1776 में पब्लिश की गई थी वेल्थ ऑफ नेशंस। अगर पूछा जाए कि एडम स्मिथ जो है, अगर पूछा जाए कि एडम स्मिथ जो है वो कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, तो ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक है। तो लिखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक आप इसे कहें। मतलब ये किसका समर्थन करते हैं? तो ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का समर्थन करते हैं। ये बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के जनक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक भी आप इन्हें कह सकते हैं, फादर ऑफ मेरे साथियों कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आप इन्हें कह दें, है ना? तो ये बात आपको यहां पर याद रखना पड़ेगी। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है।
ये जो विषय है ना इकोनॉमिक्स, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस विषय को दो पार्ट में बांट करके देखा, और उस व्यक्ति का नाम क्या था पता है? उस व्यक्ति का नाम था रेगनर फ्रिश्क। उस व्यक्ति ने इस विषय को दो पार्ट में डिवाइड करके देखा। तो मैं बताता हूं, इसका जो विभाजन किया वो रेगनर फ्रिश्क नाम के व्यक्ति ने किया। क्या नाम है? रेगनर फ्रिश्क। तो रेगनर फ्रिश्क नाम के व्यक्ति के द्वारा इसका विभाजन किया गया मेरे साथियों। क्या किया गया? इसका विभाजन किया गया। तो रेगनर फ्रिश्क नाम के व्यक्ति के द्वारा इसका क्या किया गया? विभाजन किया गया। ओके। और रेगनर फ्रिश्क ने इस इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड करके देखा? दो पार्ट में डिवाइड करके देखा। इसका विभाजन कितने पार्ट में किया? दो पार्ट में इसका विभाजन किया। इसका डिवीजन कितने पार्ट में किया उसने? दो पार्ट में। इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए इसका डिवीजन कितने पार्ट में किया? दो पार्ट में। आप सभी जानते हैं, एक को आप क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक को क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स आप इसे कहते हैं। क्लास बार बार रुक रही है। मेरी प्यारी बहना, अपनी क्लास को 20 सेकंड पीछे कर लो, नहीं रुकेगी। और अगर रुक रही है तो आप एक काम करो, अपनी एप्लीकेशन को उड़ा दो और वापस से एप्लीकेशन के अंदर आ जाओ, है ना? तो आपकी क्लास नहीं रुकेगी। ओके। बाकी किसी की क्लास रुक रही है क्या? और बताएं, बाकी किसी की क्लास रुक रही है क्या? नहीं रुक रही ना? ओके ओके, ठीक है ना? चलो, तो इसका विभाजन कितने पार्ट में किया गया है? दो पार्ट में किया गया है। अब ये दो पार्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है मेरे दोस्त, एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी मैं आगे बताऊंगा इसको हिंदी में क्या कहते हैं। और एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका दो पार्ट में डिवीजन किया गया। माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र। और मैक्रो का मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र। चलो मुझे बताओ, किस व्यक्ति ने विभाजन किया है? रेगनर फ्रिश्क नाम के व्यक्ति ने विभाजन किया है, माइक्रो और मैक्रो। ओके। किसके द्वारा विभाजन किया गया ये? तो रेगनर फ्रिश्क ने विभाजन किया माइक्रो और मैक्रो में। ओके। किसने किया? तो रेगनर फ्रिश्क ने यह विभाजन किया है माइक्रो और मैक्रो में। कोई दिक्कत? बोले सर नहीं, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान है। ओके। चलो जल्दी से एक बार इसका रिवीजन करेंगे, है ना? जल्दी से, जल्दी से जितना मैंने अभी पढ़ाया उतना रिवीजन करें। 1 मिनट, है ना? मुझे 25 सेकंड दे दे केवल, मैं पानी पी लूं बस केवल, क्योंकि जल ही जीवन है। चलो वापस से हम लोग शुरू कर सकते हैं अब, है ना? चलो भाई, तो अब हमें यह देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। आपके एग्जाम में यहां तक सवाल पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं, इसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। बेटा मैं फास्ट नहीं पढ़ा सकता, मेरी यही स्पीड है, सॉरी फॉर दैट, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, है ना? आपको फास्ट पढ़ना है, रिकॉर्डेड क्लास देख लो, आप 2 की स्पीड से दौड़ा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी स्पीड ही ये है। चलो सबसे पहले मैं एक तरफ लिखूंगा मेरे दोस्त माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स,
क्या लिखूंगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक तरफ मैंने क्या लिखा? माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और एक तरफ मैं क्या लिखूंगा? एक तरफ मैं लिखूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको हम लिखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। किस नाम से जानेंगे आप इसे? समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से आप इसे जानेंगे। तो माइक्रो और मैक्रो ये दो प्रकार के इकोनॉमिक्स आपके होते हैं। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। आइए जरा इन दोनों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो कौन है। सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं इन दोनों के जनकों के बारे में। जनक का मतलब समझते हैं? फादर। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, यह आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो के फादर कौन है और मैक्रो के फादर कौन है। आप बता सकते हैं माइक्रो के फादर कौन है? जल्दी से बताएं। अगर आप मुझे बता सकते हैं कि माइक्रो के फादर कौन है, बताएं भैया। बहुत बढ़िया। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, यह बताओ मुझे। हैं? बहुत बढ़िया। ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं मेरे दोस्त, याद रखना है। तो सबसे पहली बात तो इसके फादर के बारे में हम बातचीत करेंगे, इसके जनक के बारे में कि इसके फादर कौन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, और इधर लिखूंगा मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है। जनक का मतलब है इसके पिता कौन है। आप लोग ये कल ना मैं जब क्लास में आऊंगा तो आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि माइक्रो और मैक्रो के जनक कौन है। सबसे पहली बात तो ये अंतर आपका पहला ही डिफरेंस होगा। दूसरा डिफरेंस क्या होने वाला है इसके अंदर? तो दूसरा अंतर आपका ये होने वाला है मेरे दोस्त कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरे साथियों, ये ना ये बहुत संकीर्ण अवधारणा है। इसका जो स्कोप है वो बहुत छोटा है। तो याद रखना है, इसको हम बोलेंगे संकीर्ण अवधारणा है। ये संकीर्ण, संकीर्ण विस्तार है। ये संकीर्ण अवधारणा लिखे, अवधारणा, नैरो कॉन्सेप्ट, नैरो, NARROW। तो नैरो कॉन्सेप्ट है मेरे साथियों, या ऐसा लिखे नैरो स्कोप। यह संकीर्ण अवधारणा है। संकीर्ण मतलब बहुत छोटी, सूक्ष्म, लघु, है ना। और मेरे साथियों जो मैक्रो है ना, ये वाइडर, वाइडर का मतलब है विस्तारित अवधारणा है। तो इसमें क्या लिखेंगे? विस्तारित अवधारणा। विस्तारित अवधारणा। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं ब्रॉड। ब्रॉड भी लिख सकते हैं या वाइडर लिखिए। वाइडर, वाइडर शब्द ज्यादा जरूरी है। मतलब वाइडर शब्द का प्रयोग अगर किया जाएगा तो वो ज्यादा मुझे सही लगता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस किस अर्थशास्त्र का मतलब जो होता है वो वाइडर है, या कौन सा अर्थशास्त्र वाइडर है, व्यापक है, व्यापक भी आप इसे बोल सकते हैं। तो मेरे साथियों समष्टि अर्थशास्त्र एक व्यापक अवधारणा है। यह बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ओके, यह बात मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताओ एक बार, बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना? बढ़े आगे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया, शानदार। चलो अगली बात मेरे साथियों, अगली बात,
अब हमें यह देखना पड़ेगा कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं, है ना। तो इसमें लिखेंगे, एक और बात लिखिए, माइक्रो में इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों, इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों, इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, इसमें। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और किस किस चीजों के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे मैं बात करूं मेरे साथियों, इसमें कौन कौन से उदाहरण आएंगे। जैसे मैं बात करूं किसी भी वस्तु की मांग के बारे में, देखो हर व्यक्ति की डिमांड अलग अलग होती है, सही है कि गलत है। अगर अगर हम 4 लोग यहां पर खड़े हैं, जैसे अभी तो नहीं है, मान लो कोई 4 लोग हैं, और अगर हम किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, तो चारों की डिमांड अलग अलग होगी। कोई सेव भाजी खाना पसंद करेगा, किसी को भिंडी मसाला की सब्जी पसंद है, किसी को आलू गोभी की सब्जी पसंद है। तो मतलब हर व्यक्ति को अलग अलग चीज खाने में पसंद है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आ गई बात समझ में, हर व्यक्ति अलग अलग चाहत रखता है चीजों को खाने की। तो अगर मांग के बारे में हम पढ़ें तो वो इसी के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा किसी वस्तु की कितनी कीमत होगी, प्राइस, तो हम किसी एक वस्तु की कीमत के बारे में अगर पढ़ेंगे तो वो यहां पर पढ़ा जाएगा। अगर हम मेरे साथियों किसी व्यक्ति की आय के बारे में पढ़ेंगे तो हम प्रति व्यक्ति आय यहां पर लिख सकते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, हम किसी वस्तु के सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे कि किसी वस्तु की सप्लाई कितनी है, तो आपूर्ति के बारे में भी अध्ययन इसी में किया जाएगा। आपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई। किसी वस्तु की उत्पादन के बारे में भी यहीं पर पढ़ा जाएगा, उत्पादन, प्रोडक्शन। किसी वस्तु, एक वस्तु को बनाने में कितनी लागत आएगी, उसके बारे में भी इसी में पढ़ा जाएगा। लागत का मतलब होता है कॉस्ट। तो ये सारे के सारे इसके विषय हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं। आ गई बात समझ में, इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। इनको काय में पढ़ा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा, है ना, कोई दिक्कत, इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पर याद रखने की आवश्यकता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, तो लिखेंगे इसमें समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। लिखेंगे इसमें समग्र इकाइयों का अध्ययन, एग्रीगेट यूनिट, एग्रीगेट यूनिट का अध्ययन किया जाता है। इसमें एग्रीगेट यूनिट का अध्ययन किया जाता है। ओके, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें कौन कौन से उदाहरण आने वाले हैं। तो इसके अंदर उदाहरण आने वाले हैं मेरे साथियों, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय वाला जो टॉपिक है ना आपका, वो इसी का टॉपिक है दरअसल। और राष्ट्रीय आय का मतलब होता है नेशनल इनकम। ओके, अगर हम पूरे देश में गरीबी के बारे में बातचीत करेंगे तो वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे समग्र गरीबी के बारे में। किसके बारे में, समग्र गरीबी के बारे में। तो हम लिखेंगे मेरे साथियों गरीबी, और गरीबी का मतलब क्या होता है, पुअर्टी, सभी लोगों की गरीबी के बारे में। अगर बेरोजगारी के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो इसी में पढ़ेंगे, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, 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 समग्र गरीबी के बारे में।
समग्र मांग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। एग्रीगेट डिमांड क्या बोलते हैं? समग्र मांग, समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड, एडी में लिख देता हूं, एडी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रोजगार के बारे में, भाई एक व्यक्ति को तो रोजगार मिलेगा नहीं, सभी लोगों को, तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी हम इसी में पढ़ेंगे। मेरे दोस्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, थोड़ा सा आपको दुविधा का सामना करना पड़ सकता है शायद, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यान रखेंगे, है ना, मतलब मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। तो इन सब चीजों का अध्ययन इसमें किया जाता है। आ गई बात समझ में? इन सब चीजों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, ये मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। ओके, तो बात समझ में आ गई ना? ये परिचय के बारे में मैंने इतना आपको बताने की कोशिश की है। अब मेरे दोस्त मैंने आपको बताया, ये तो परिचय हो गया, इससे आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज लगेगा कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ये कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब हम आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और आपकी एग्जाम में जहां जहां से सवाल आए हैं वो उन सवालों को मैं यहां पर शामिल करने की भी कोशिश करूंगा। तो आर्थिक क्षेत्रों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, और इनको हम बोलेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी या सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, आर्थिक क्षेत्र। देखो आर्थिक क्षेत्रों को क्यों आर्थिक क्षेत्र हम कहते हैं, क्या है आर्थिक क्षेत्र के बारे में? तो आर्थिक क्षेत्र का मतलब ये होता है जिसका संबंध अर्थ से हो, है ना, जिसका संबंध किससे हो? अर्थ से हो, धन से हो, उसको हम बोलते हैं आर्थिक क्षेत्र। मेरे दोस्त अब इसको हम कल ही पढ़ेंगे, है ना, इसको अब हम कल ही पढ़ेंगे मेरे दोस्त, आज नहीं करेंगे यार, ठीक है? आज तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरी स्थिति भी नहीं है कि अब मैं यहां पर खड़ा होकर के आपको पढ़ा पाऊं ज्यादा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, मैंने क्या बताया? ये बेसिक सी जानकारी है जो कि मैं आपको देने आया था, मैं आपको बताने आया था मेरे दोस्त। और अब हम लोग शाम को 6 बजे ही मिलेंगे डेली, और शाम को 6 बजे से ही हमारी क्लासेस शुरू होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से चीजों को समझा पाऊं, बता पाऊं, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और चीजों को आगे लेकर के चलना है, ठीक है? आप लोगों को मैंने क्या होमवर्क दिया है? आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया है कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के हैं। जरूर आप लोग मुझे कल बताएंगे कि कितने प्रकार के हैं, है ना? तो कैसी लगी आपको क्लास? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर हमें क्लास अच्छी लगी, या क्या चीज रही। अगर आपने एसएससी फाउंडेशन बेस से क्लास कर ली है, नायक फाउंडेशन से, तो फिर आपको यहां पर करने की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए, शानदार मेरे दोस्त। अगर अच्छी लगी है तो एक रेड कलर का हार्ट भेज दो मुझे कि हाँ सर अच्छी लगी, मुझे भी पता चल जाएगा, है ना? जय हिंद सभी को, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस, 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 ठीक है। मुझे आप लोगों के कमेंट्स ही मोटिवेट करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आज एक्टिव हो भी जाऊंगा, तो मुझे पता भी चल जाएगा कि किस किस तरीके से चीजों को आप लोगों को डाउट आ रहे हैं, तो वहां पर आप मुझे मेंशन करके चीजों से पूछ भी सकते हैं, है ना? आज मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, मैं लगातार अभी 1 बजे से क्लास ले रहा हूं और अभी 7 बजने वाले हैं लगभग लगभग, है ना? तो मेरी प्रॉब्लम को आप समझेंगे ऐसा मैं समझ रहा हूं। ओके ओके, शुक्रिया दोस्त आप सभी का बहुत बहुत। मिलते हैं आपसे कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय महाकाल। बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी सफल हों और एक नए मुकाम, नए स्तर तक पहुंचने की कोशिश करें। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।